हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल अपन ने विद्युत द्विध्रुव के कंसेप्ट को डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। विद्युत द्विध्रुव क्या था? समान परिमाणु और विपरीत प्रकृति के दो बिंदुवत आवेशों का एक ऐसा युग्म जिनके मध्य दूरी क्या थी? अत्यल्प थी। ठीक है। अब फिर अपन ने जैसे ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित किया था ना, तो इन दोनों बिंदुवत आवेशों के मध्य जो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के हैं, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य जो सीधी दूरी थी, जिसको अपन अक्षीय रेखा के रूप में भी परिभाषित किया था, 2a सदिश, उसको एक विस्थापन सदिश के रूप में लिया था। और इसकी दिशा क्या बताई थी अपन ने? माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर बताई थी, ताकि p सदिश की दिशा भी अपन बता सकें। तो p सदिश की दिशा भी अपन ने इस विस्थापन सदिश के अनुदिश ही बताई थी। p सदिश विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी क्या बताई थी अपन ने? माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर ही बताई थी। ठीक है। इसके बाद अपन ने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने की कोशिश की थी। द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर अपन ने क्या लिया था? बिंदु P लिया था, जहां पे अपन को द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात करना था? विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी थी। अपन ने किया क्या था कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों को क्या माना था? बिंदुवत माना क्या था? होता ही है, बिंदुवत आवेश ही होते हैं। तो पहले प्लस क्यू आवेश की वजह से P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात की थी, फिर माइनस क्यू आवेश की वजह से P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात की थी, E1 और E2 सदिश के रूप में। ठीक है। अब इसके बाद क्या किया था? अध्यारोपण का सिद्धांत काम में लेते हुए अपन ने क्या कर दिया था? परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर ली थी बिंदु P पर, और उसका व्यंजक अपने पास क्या निकल के आया था? उसका व्यंजक निकल के आया था E अक्ष सदिश बराबर 2kp बटा में r क्यूब, और p कैप एकांक सदिश था RHS में दिशा बताने के लिए। ठीक है। अब बात यह है कि अक्षीय रेखा पर जब आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकाल रहे हो 2kp अपॉन में r क्यूब, ठीक है, लेकिन दिशा क्या है? p कैप के अनुदिश, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही। ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पे अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या रहेगी? विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या रहेगी? अक्षीय रेखा के अनुदिश तो रहेगी, साथ में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, मतलब माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर ही रहेगी। ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर, या विषुवतीय रेखा कह दो या विषुवतीय तल कह दो, बात एक ही है, स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी। अब देखो यहां पे भी क्या करना है कि आपको पहले क्या अक्ष के अनुदिश बिंदु P लिया था, और अब क्या करना है? आपको अक्ष के लंबवत निरक्षीय रेखा पर बिंदु P लेना है। ठीक है। तो क्या करना है इसके लिए? देखो सिंपल सी बात है, मान लो कि विद्युत द्विध्रुव आपने लिया है और उस विद्युत द्विध्रुव का नाम क्या है? AB। ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन और लैंग्वेज के अंदर इस टॉपिक को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा मैं। यहाँ पे मैंने देखो डिफाइन करने की कोशिश की है क्या, कि माना AB एक क्या है? विद्युत द्विध्रुव। ये आपका A, ये आपका B। AB क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। A पर क्या आवेश रखा हुआ है? माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, और B पर क्या आवेश रखा हुआ है? प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। और इस द्विध्रुव की ये जो निरक्षीय रेखा है, इस निरक्षीय रेखा पे यहाँ पे बिंदु P मैंने लिया है। ठीक है। बिंदु P ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बिंदुवत आवेश के कारण जब अपन विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक लगाते हैं ना, तो क्या होता है? KQ बटा में R स्क्वायर। तो R स्क्वायर अपन को दूरी चाहिए, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की सीधी दूरी चाहिए, और ऐसे माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की सीधी दूरी चाहिए। ठीक है। अब ये दूरियां आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये द्विध्रुव का केंद्र बिंदु O है, तो इधर वाली ये दूरी भी क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। इधर वाली ये दूरी भी क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। और ये आपने क्या लिए? द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P लिया है, तो ये दूरी R हो गई। अब आपके पास ये A है, ये R है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसकी कर्ण की ये क्या है? कोण है थीटा इधर, तो ये लंब हो गया, R तो लंब हो गया, और A क्या हो गया? आधार हो गया। तो इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और कर्ण कैसे निकालते हैं? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की रूट लगा दो, या फिर पावर 1/2 लगा दो। ऐसे ही इधर R हो गया और इधर A हो गया, तो इधर ये दूरी भी कैसे निकल के आएगी? कर्ण बराबर क्या होगा?
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के ऊपर या तो रूट लगा दो या पावर 1/2 लगा दो। ठीक है, अब दूरी आपके पास है और आवेश का परिमाण आपके पास है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ये तो था के क्यू, क्यों मतलब आवेश का परिमाण चाहिए बटा में आर स्क्वायर, मतलब दूरी का वर्ग आपको करना है। ठीक है, तो दूरी का वर्ग करोगे तो आपके पास दूरी तो है ही, दूरी का वर्ग करोगे तो ये पावर 1/2 और हट जाएगी। ठीक है, साथ में चलो एक बार इतना तो देख लेते हैं, परिमाण तो देख लेते हैं। मैंने क्या कहा है, देखो माना ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए व बी पर क्रम से बिंदुत आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू स्थित है। ठीक है, इस द्विध्रुव के निरक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर बिंदु पी लेते हैं जिस पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर मैंने क्या कहा है, देखो त्रिभुज एओपी, त्रिभुज एओपी, ये आपका ए, ये आपका ओ और ये आपका पी, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और त्रिभुज बीओपी, त्रिभुज बी, ये त्रिभुज ओ और ये त्रिभुज बीओपी, दोनों त्रिभुजों में अपन नोटिस करेंगे तो देखो एक तो एपी का निकालेंगे और एक बीपी निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो एपी और बीपी ये बता चुका हूं मैं डायग्राम में ऑलरेडी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। अब चूंकि दूरी का वर्ग अपन को काम में लेना है तो उस सिचुएशन में मैंने कर्ण का स्क्वायर कर दिया है, तो एपी का स्क्वायर ले लो चाहे बीपी का स्क्वायर ले लो, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही वैल्यू अपन डायरेक्टली फॉर्मूले में काम में ले लेंगे। तो बिंदुवत आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बिंदुवत आवेश के कारण क्या होता है के क्यू बटाओ आर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर होता है तो दूरी का स्क्वायर इसमें देखो बटा में काम में लिया है। E1 प्लस क्यू आवेश के कारण E1 का है मैंने, तो के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही माइनस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्र, अच्छा इसकी दिशा की बात बाद में करूंगा मैं। ठीक है, दिशा की बात क्या करूंगा मैं, बाद में करूंगा। एक बार परिमाण देख लो, ऐसे ही बिंदुवत आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, ये रही आपकी E2, E2 बराबर क्या होगा, वही के, आवेश का परिमाण तो वही रहेगा क्यों बटा में दूरी का वर्ग क्या होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैंने समीकरण 3 कह दी। देखो समीकरण 2 और 3 के साथ मैंने दिशा और बता रखी है, वैसे अपन किसी सिंबॉलिक तरीके से नहीं बता सकते लेकिन लैंग्वेज में लिख के तो बता सकते हैं, आगे ब्रैकेट में बताएंगे इस चीज को। ठीक है, चलो अभी देखो इसमें क्या है, देखो गौर करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि ये दोनों ही आवेश क्या है, द्विध्रुव के दोनों ही आवेश क्या है, द्विध्रुव के दोनों ही आवेश क्या हैं, बिंदुवत हैं। एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। अब इसमें प्लस क्यू आवेश की वजह से आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो मैंने E1 सदिश की दिशा क्या बताई है, देखो E1 सदिश की दिशा मैंने ये बताई है, दिख रही होगी आपको, ये E1 सदिश की दिशा बताइए। क्यों, धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर होता है, तो ये E1 सदिश की दिशा बताइए। ठीक है, ऐसे ये क्या है, एक ऋणात्मक आवेश है, ये क्या है, एक ऋणात्मक आवेश है। और ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताइए ना, ऋणात्मक आवेश के लिए अंदर की ओर होती है। तो यहाँ पे E2 सदिश की दिशा देखो मैंने क्या बता रखी है, E2 सदिश की दिशा मैंने ये बता रखी है। ठीक है, E1 सदिश की दिशा और E2 सदिश दोनों की दिशा मैंने आपको बता दी है, धनात्मक आवेश के बाहर की ओर, ऋणात्मक आवेश के अंदर की ओर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या लेने पड़ेंगे, घटक लेने पड़ेंगे। E1 सदिश और E2 सदिश दोनों ही सदिश क्या है, न तो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, नहीं क्षैतिज है। तो अपन फाइनली परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या है, कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया। ऐसे ये कोण इधर थीटा है तो ये कोण भी क्या हो गया, थीटा हो गया। इसको अब क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली कौन सा कोण बोलते हैं, एकांतर कोण बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो E1 सदिश का, इसका E1 सदिश का, E1 सदिश का जिस दिशा में कोण बन रहा है उस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, उस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, देखो इसका E1 सदिश का, इसका E1 सदिश का क्षैतिज दिशा में घटक क्या हो जाएगा,
E1 cos थीटा हो जाएगा, ये E1 cos थीटा हो गया। ऐसे ही ऊर्ध्वाधर दिशा में या लंबवत घटक, अक्षीय रेखा के अनुदिश घटक तो क्या हो गया E1 cos थीटा, और अक्षीय रेखा के लंबवत घटक क्या हो जाएगा, ये E1 sin थीटा हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपको घटक तोड़ने आने चाहिए। जिस दिशा में थीटा कोण बनता है उस दिशा में कौन सा घटक लेते हैं, कोस का घटक, और उसके लंबवत दिशा में कौन सा घटक लेते हैं, साइन का घटक लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपन यदि बात करें काहे की E2 की, ये E2 है आपका, इसकी E2 की बात करें तो E2 देखो यहाँ पे कौन बना रहा है थीटा, यहाँ पे कौन बना रहा है, तो इसका क्षैतिज दिशा में या अक्षीय रेखा के अनुदिश तो घटक क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, और इसका लंबवत दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ये रहा आपका E2 sin थीटा। सिंपल सी बात है, घटक तोड़ने आपको आने चाहिए। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि समीकरण 2 व 3 में आपने E1 और E2 का मान निकाला ना, E1 और E2 का मान निकाला तो क्या देखा था, E1 और E2 का परिमाण देखो वही निकल के आ रहा है KQ अपॉन में R² प्लस A²। ठीक है, E1 का मान भी ये निकल के आ रहा है और E2 का मान भी निकल के आ रहा है, मतलब दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखो ये E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है और यहाँ पे E2 sin थीटा क्या है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। और E1 E2 दोनों बराबर है, परिमाण दोनों का समान हो गया, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का, लेकिन दिशा एक दूसरे की क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो इस वजह से दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि यहाँ देखो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो इस वजह से आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा देंगे। ई निरक्ष की बात करें, ई निरक्ष की बात करें उसकी दिशा क्या रहेगी, यही दिशा रह जाएगी। जिधर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों जुड़ेंगे ना, तो निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की वही दिशा हो जाएगी। और ये निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, देखो ये P सदिश की दिशा यहाँ पे दिखा रखी है, P सदिश की दिशा यहाँ पे दिखा रखी है ना, देखो P सदिश की दिशा यहाँ पे दिखा रखी है। P सदिश की दिशा तो होती है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर, और विद्युत क्षेत्र परिणामी विद्युत क्षेत्र की निरक्ष रेखा पर दिशा क्या होगी, इसकी विपरीत होगी। ये फाइनली जब अपन व्यंजक निकालेंगे उसमें भी इधर इधर पी कैप है तो इधर क्या होगा, माइनस पी कैप व्यंजक में निकल के आएगा, देखना। साथ में अपन ने E1 सदिश और E2 सदिश की दिशा बताने की कोशिश की है, तो E1 सदिश की दिशा क्या है, देखो E1 सदिश की दिशा क्या है, E1 सदिश की दिशा क्या है, B से लेके P सदिश की ओर, और E2 सदिश की दिशा क्या है, P से A सदिश की ओर। तो देखो ब्रैकेट में यही बताया हुआ है, यही बताया हुआ है। E1 क्या है, BP सदिश के अनुदिश है, और E2 क्या है, PA सदिश के अनुदिश है। साथ में समीकरण 2 व 3 से अपन ने एक और कह दिया, क्या कह दिया अपन ने कि देखो E1 बराबर E2 बराबर KQ अपॉन में R² प्लस A²। ठीक है, अब चित्र में जो मैंने आपको समझाया वो ये E1 और E1 सदिश और E2 सदिश के अक्षीय रेखा के अनुदिश घटक लेते हैं, अक्षीय रेखा के अनुदिश और लंबवत घटक लेते हैं। घटक लेंगे तो अपन ने क्या देखा, समीकरण 4 से E1 बराबर E2 है ही, लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में, अतः एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि अनुदिश घटक एक ही दिशा में होने के कारण, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं। जुड़ जाएंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उसी दिशा में आपको प्राप्त होगी, मैंने बताया डायग्राम में। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत अपन ने लगाया, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे तो क्या होगा, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, देखो आपका ई निरक्ष आपने लिखा सदिश रूप में, तो इधर भी आपको दिशा बतानी पड़ेगी। E1 cos थीटा क्या था, मैंने बताया था ना आपको, माइनस पी कैप आपका लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में था डायग्राम में, तो माइनस पी कैप किधर होगा, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इधर ये दिशा बता रहा है और इधर E2 cos थीटा के साथ ये दिशा बता रहा है। अब E1 बराबर E2 अपन ने कहा है तो E2 को भी E1 लिख दो, तो ये क्या हो गया, E1 cos थीटा माइनस पी कैप और E1 cos थीटा माइनस पी कैप, तो ये क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा माइनस पी कैप। अब E1 का मान आपके पास है, E1 का मान आपके पास है, तो E1 का मान आपने यहाँ रख दिया, E1 का मान ये E1 का मान आपने रख दिया यहाँ पे, 2 तो था ही, सॉरी
2 नहीं है, E1 के मान के अंदर KQ/r² प्लस a² ये मान यहाँ रख दिया। अब cos थीटा में वही, cos थीटा क्या होता है, आधार बटावा कर्ण, आधार क्या था a था और कर्ण क्या था r² प्लस a² की पावर 1/2। तो cos थीटा निकल के आ जाएगा, चाहे त्रिभुज आप AOP काम में ले लो चाहे त्रिभुज BOP काम में ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, देख लेना एक बार फिर से डायग्राम को, ठीक है। तो यहां से जब आगे अपन बढ़े तो देखो cos थीटा का मान रखते ही क्या होगा, cos थीटा का मान जैसे ही अपन ने रखा, ये तो आपका था 2KQ/r² प्लस a², और ये क्या रख दिया अपन ने cos थीटा का मान a/r² प्लस a² की पावर 1/2। अब देखो यहाँ दोनों में आप नोटिस करोगे तो क्या है, r² प्लस a² पे पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 तो मान सकते हो ना, यहाँ पे आप पावर 1 मान लो, यहाँ पे पावर 1/2। तो आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती है ना, तो मैंने देखो 1 और आधे को जोड़ के 3/2 कर दिया, डेढ़ कर दिया नीचे। तो ऊपर क्या किया, देखो 2 आपका है, Q आपका है a, Q इंटू 2a क्या होता है, P होता है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, P लिख दिया है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता के व्यंजक आपके पास निकल के आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे a का मान, चूंकि द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य दूरी क्या होती है, अत्यल्प होती है, तो a का मान क्या होगा, r की तुलना में बहुत कम होगा। तो आप a² को क्या मान सकते हो, नगण्य मान सकते हो। जैसे आप a² को नगण्य मानोगे तो r² तो यहाँ पे है, देखो r² तो है यहाँ पे, इसको आप नगण्य मान लो, इसको आप नगण्य मानोगे तो ये पावर 3/2 इस पे और आएगी, तो 3/2 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा क्या, r³, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने दिशा की बात की थी, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बिंदु P पर दिशा क्या होगी, बिंदु P पर दिशा क्या होगी, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगी। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, द्विध्रुव में -q आवेश से +q आवेश की ओर, यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, +q आवेश से -q आवेश की ओर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। देखो यहाँ पे लैंग्वेज में भी ये लिखा हुआ है, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होगी। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो अंतिम प्रॉपर्टी थी ना, उसमें मैंने बताया था इसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण और दिशा दोनों नियत रहें, दोनों क्या रहें, नियत रहें। विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों नियत रहें, दोनों नियत रहेंगे तो क्या होगा, ऐसा क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अच्छा, ऐसे विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक दूसरे के समांतर क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं, और उन क्षेत्र रेखाओं की विशेषता क्या होती है, समांतर तो है ही, लेकिन प्रत्येक दो क्षेत्र रेखाओं के बीच दूरी क्या होती है, बराबर होती है। देखो ये लिखा हुआ है, समांतर रेखाओं से, क्षेत्र रेखाओं से दर्शाते हैं और बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, ठीक है। चलो डायग्रामेटिकली भी इसको देखें कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखो, ये मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। क्या किया है इसके अंदर, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैंने पैरेलल लिए एक दूसरे के, और साथ में प्रत्येक दो विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच में दूरी क्या ली है, मैंने समान ली है। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है अपन को, जैसे अपन द्विध्रुव को रखेंगे, द्विध्रुव को जैसे ही रखेंगे ना, तो उस पर क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण। द्विध्रुव में क्या है, दो बिंदुवत आवेश हैं। देखो अब बात करते हैं यहाँ पे कि एक समान विद्युत क्षेत्र, मैंने यहाँ पे ये दर्शाया है ई सदिश, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या करना है अपन को, जैसे ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत क्षेत्र ई सदिश के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। देखो ये रहा थीटा कोण, यहाँ पे थीटा कोण है ना, विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, ये द्विध्रुव ए बी थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ रखेंगे इसको, तो ये +q आवेश है, +q आवेश पर क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगेगा, और इस विद्युत बल की दिशा क्या होगी, इस विद्युत बल की दिशा क्या होगी, ये दिशा होगी। देखो दिखा रखा है F बराबर +q, धनात्मक आवेश है तो इस पे ये दिशा हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है, एक ऋणात्मक आवेश है, तो इस ऋणात्मक आवेश पे बल की दिशा क्या है, ये दिशा है,
एफ सदिश बराबर माइनस क्यू ई सदिश। दोनों बलों का परिमाण देखें तो देखो बराबर है, लेकिन दिशाएं एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे परिणामी जब निकालेंगे ना अपन, देखना लैंग्वेज में देखो, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश में क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण पर रखा हुआ है। द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर कितना बल लग रहा है, द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पे कितना बल लग रहा है, एफ सदिश बराबर क्यू ई सदिश, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है ये, ठीक है। और द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश पर कितना बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र के कारण, एफ बराबर माइनस क्यू ई सदिश, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। परिणामी बल निकालोगे तो यहाँ पे देखो परिणामी बल क्या निकल के आ रहा है, परिणामी बल क्या निकल के आ रहा है, परिणामी बल आपका 0 निकल के आ रहा है। सदिश जोड़ कर दो, बल क्या होता है सदिश, तो एफ कुल सदिश बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि परिणामी बल 0 है, अतः द्विध्रुव स्थानांतरित गति नहीं करेगा, मतलब जहां रखा हुआ है वहीं रखा रहेगा, लेकिन एक जगह से स्थान का परिवर्तन नहीं करेगा। स्थानांतरित गति का मतलब क्या है, अपने स्थान का परिवर्तन नहीं करेगा, वहीं स्थिर रहेगा। लेकिन अब इसके साथ होगा क्या, इसके साथ होगा क्या, अब इस पर क्या हो रहा है कि देखो एक तो ये बल है एक तो बल ये है, इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, और एक बल ये है जिसकी डायरेक्शन ये है। दोनों क्रिया रेखाएं, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है, संरेखीय नहीं है, मतलब एक दूसरे को काटेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, इस द्विध्रुव पर क्या एक बल युग्म उत्पन्न करेंगे। ये दोनों बल मिलके परिमाण में भले ही समान है लेकिन विपरीत दिशा में भी हैं, और साथ में दोनों की क्रिया रेखाएं संरेखीय भी नहीं है, एक दूसरे को काटती भी नहीं है। तो ये दोनों बल मिलके क्या करेंगे, द्विध्रुव पर एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, जिससे कि द्विध्रुव में बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, और वो बल आघूर्ण इसको घुमा के, अब देखो सिंपल सी बात है, कोई लकड़ी ले लो आप और उस पर एक रस्सी बांध के इधर खींचोगे, एक रस्सी बांध के इधर खींचोगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये रोटेट ही होगी। तो यहाँ पे ये जो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा ना, ये बल आघूर्ण इसको घुमा के विद्युत क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा भाई, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण ले लेंगे, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई, और दोनों के बीच में लंबवत दूरी लेंगे। तो दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा क्या होगी, यहाँ से इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया और यहाँ से इस पे क्या डाल दिया, लंब डाल लिया। तो यहाँ पे देखो ये कोण है थीटा, इसके सामने वाला ये लंब हो गया, और कर्ण आपके पास 2a है ही, तो यहाँ पे लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा में 2a। देखो यही किया हुआ है, लेकिन दोनों बल संरेखीय नहीं होने के कारण द्विध्रुव पर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। देखो अब बल आघूर्ण कैलकुलेट करें तो बल आघूर्ण क्या होगा, किसी एक आवेश पर बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। तो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई गुणा BC। यहाँ समकोण त्रिभुज ACB से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया BC अपॉन में 2a। तो यहाँ से BC क्या निकल के आएगा, BC बराबर 2a साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। BC बराबर क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा। तो यहाँ से जैसे मान रखेंगे तो Q इसके अंदर है, 2a इसके अंदर आ गया, तो Q इंटू 2a क्या होता है, PE साइन थीटा ही हो जाएगा। अब इसको यदि आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, यहाँ पे देखो आगे ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है P बराबर Q इंटू 2a, कोई दिक्कत नहीं है सदिश रूप में, क्योंकि आपका P सदिश भी क्या है P सदिश भी क्या है, सदिश है, और E सदिश भी क्या है, सदिश है। तो ये क्या है, दोनों का सदिश गुणनफल ही तो आ रहा है, PE साइन थीटा। अब इसकी डायरेक्शन अपन बताना चाहें सदिश रूप में तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, दाहिने हाथ के पेश नियम के थ्रू बताएंगे, दाहिने हाथ के पेश नियम के थ्रू बताएंगे। ये दाहिने हाथ का पेश नियम कह दो। देखो यहां पे P सदिश की डायरेक्शन ये है और E सदिश की डायरेक्शन ये है। आपके सदिश में, टो सदिश में सदिश का गुणनफल क्या है, P क्रॉस E है, P सदिश क्रॉस E सदिश है। तो इस सिचुएशन में आपको पहले अंगुलियां कैसे मुड़नी चाहिए, दाहिना हाथ का अंगूठा नियम काम में लेना चाहो तो वो, या दक्षिण और पेश नियम, ऐसा कुछ होगा सिस्टम। ये P सदिश की दिशा में हो गया
अंगुलियां। अब अंगुलियां अपनी इधर ही मुड़ती हैं, तो अंगुलियां किस क्रम में मुड़नी चाहिए? सदिशों के गुणनफल के क्रम में। पहले सदिश की डायरेक्शन में तो अंगुलियां कर लो, और जिधर अपनी अंगुलियां मुड़ती हैं ना, वो क्रम क्या होगा? सदिशों के गुणनफल का क्रम होगा। तो पी सदिश से ई सदिश की ओर अब मोड़ोगे तो देखोगे अंगूठा नीचे की तरफ रहेगा। अंगूठा नीचे की तरफ रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे मैंने क्या काम में ले रखा है? देखो, क्रॉस काम में ले रखा है। अब पी सदिश और ई सदिश दोनों ही क्या है? कागज के तल में है। तो यहाँ पे टो सदिश की दिशा क्या रहेगी? कागज के तल के लंबवत रहेगी। और कागज के तल के लंबवत रहे मतलब पी सदिश और ई सदिश दोनों के ही क्या रहेगी? तल के लंबवत रहेगी। अब यहाँ पे मात्रक की बात कर लें। मात्रक क्या होगा भाई? मात्रक क्या होगा? मात्रक आपका पी का मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। और ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू न्यूटन बटा में कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कट जाएगा और मात्रक क्या बचेगा? न्यूटन बचा, न्यूटन इंटू मीटर, ये मात्रक बच गया। ठीक है। अब यहाँ से विमा भी आप निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो। विमा यदि आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन बल की विमा क्या हो जाएगी? m1, देखो निकाल लो चाहे। बल की विमा क्या हो जाएगी? m1 L1 T-2। और मीटर की क्या? L1 और होगी, तो यहाँ पे विमा क्या हो जाएगी? बलागुण की m1 L2 T-2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ विशेष परिस्थितियां आपको डिस्कस करनी है। तो विशेष परिस्थितियां डिस्कस करोगे तो क्या करोगे? देखो, सबसे पहले अपन बात करें, यदि थीटा बराबर क्या हो? द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ किस कोण पे हो? 0 डिग्री के कोण पे हो। तो साइन 0 क्या होता है? 0। तो टो बराबर क्या हो जाएगा? पी साइन थीटा बराबर 0। तो द्विध्रुव स्थायी साम्य अवस्था में कहलाता है इस तरीके से। ठीक है। जब थीटा बराबर क्या हो? 180 डिग्री हो। तो ऐसी बात पे देखो, जब थीटा बराबर क्या हो? 180 डिग्री हो, तो यहाँ पे साइन 180 भी क्या होगा? 0। तो टो बराबर भी क्या होगा? 0। ये द्विध्रुव की अस्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। यहाँ स्थायी साम्य अवस्था थी, ये अस्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। ध्यान रखना इस बात का, ये सिचुएशंस पे क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का कई बार। ठीक है। दूसरा अपन बात करें, केस सेकंड में यदि थीटा क्या हो? आपका 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री के में साइन 90 क्या होता है? मैक्सिमम होता है 1। तो टो भी क्या रहेगा? बल आघूर्ण भी क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। और अधिकतम बल आघूर्ण का मान क्या रहेगा? अधिकतम बल आघूर्ण का मान रहेगा पीई। ठीक है, अधिकतम बल आघूर्ण का मान क्या रहेगा? पीई। ध्यान रखना इस चीज का, क्वेश्चन बनता है कई बार। अब अपन नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे? कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। 4-5 एग्जाम्पल आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ये क्या कह रहा है? किसी धातु के गोले को क्या 1 कूलाम आवेश से धनावेशित किया गया? धनावेशित करने का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? निष्कासित करने होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे? आवेश के क्वांटीकरण का कंसेप्ट मैंने बताया था, Q बराबर एन ई। अब बात करें, Q दे रखा है आपको, N आपको निकालना है, तो Q बटा में E करना है। E का मान आपको पता है ही, 1.6 गुना 10⁻⁻19 मान रखोगे तो क्या होगा? पॉइंट को हटा दो, 10 हो जाएगा। 10 में 16 का भाग दे लो, या फिर 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाके 10 से और गुणा कर दो और 10⁻18 कर लो। तो 100 में 16 का भाग देना है, 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। कितने ग्राम की? नैनोग्राम दे रखा है, एन जी। नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻−10। देखो यहाँ पे कितना द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है? 9.1 गुणा 10⁻−10 ग्राम कर दिया है, -9 ग्राम, सॉरी 10⁻−9 से गुणा कर दिया नैनो का मतलब। अब यहाँ पे इसको ग्राम को केजी में बदलना है तो 1000 का और भाग देना पड़ेगा, तो 10⁻−3 का और भाग लगेगा, ऊपर आके क्या हो जाएंगे? वो 10⁻12 केजी हो जाएगा। ये द्रव्यमान का परिवर्तन हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है। तो कुल द्रव्यमान का परिवर्तन बटा में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। डेल एम में क्या कर सकते हो आप? एम ई का भाग दे सकते हो। तो जैसे आप भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा? देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 की पावर, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था? सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि यहाँ आवेश का मान
और प्रकृति ज्ञात करनी है। अब प्रकृति तो वैसे पता चल गया होगा, जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी वस्तु, तो ग्रहण करेगी तो ऋणावेश आता है। अब मान और कैलकुलेट कर लो, तो मान और कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। ये पढ़ा हुआ है क्वांटाइजेशन में, जैसे आवेशों का क्वांटीकरण आप पढ़ते हो ना आवेशों की गुणों में, तो वहाँ पे ये आ जाता है। तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई। तो ये जैसे ही वैल्यू रखेंगे 10 की पावर+ का गुणित इधर माइनस गुणित, तो क्यू बराबर ये निकल के आ गया 1.6 कूलाम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन एग्जाम्पल। अपन को नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे आपको ग्लास ऑफ वाटर दे रखा है, एक ग्लास ऑफ वाटर दे रखा है जिसमें द्रव्यमान कितना है, 250 ग्राम है। कितनी मात्रा में कण मतलब धन तथा ऋणावेश होंगे। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लो। भाई कितने अणुओं की संख्या ज्ञात कर लो। एक गिलास में, एक कप जल के अंदर कितने जल के अणु होंगे वो ज्ञात कर लो। तो वो ज्ञात करने का केमिस्ट्री में सिंपल सा फॉर्मूला बताया जाता है। यहाँ पे ग्राम भार दे रखा है और ये अणुभार जल का होता है। अब ये बताऊं कैसे आपको, मैं केमिस्ट्री का है, सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन का 1 होता है, H2 है 2 है तो 112 हो गए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, डबल करोगे 16, तो 16 और 2 क्या हो गया 18। ये अणुभार हो गया कण मतलब H2O का। अब एक कप जल में अणुओं की संख्या ग्राम भार बटा में अणुभार और गुणा में अवोगाद्रो संख्या। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपका केमिस्ट्री के अंदर बताया जाता है। ठीक है, अब इसमें मेरे को ज़्यादा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये फॉर्मूला है ना, ये केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे वैल्यू रखिए 250 बटा में 18, ग्राम में रखना है, ये वैल्यू क्या ग्राम में रखनी है। गुणा अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, 6.023 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, ये अणुओं की संख्या, एक कप जल में कितने अणु होंगे, ये अणुओं की संख्या आ गई। अब एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे, H2O, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो H2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन हो गए। H2 है, हाइड्रोजन के 2 है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक प्रोटॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन हो गए। ऑक्सीजन में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, तो H2O में एक H2O के अणु में 10 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 ही प्रोटॉन हो गए। तो करना क्या है फिर, कैलकुलेट कर लो। कुल H2O के अणुओं की संख्या आपके पास है ही, कुल H2O के अणुओं की संख्या आपके पास है ही। आपको करना क्या है, करना कुछ भी तो नहीं है, अणुओं की संख्या से 10 इलेक्ट्रॉन, अब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तो या तो इलेक्ट्रॉनों का आवेश निकाल लो या प्रोटॉनों का आवेश, फर्क क्या पड़ता है। 10 ई से आपको गुणा करना है एन को, तो जैसे ही गुणा करोगे 10 गुणा ई, आपको क्या निकल के आ जाएगा, धनावेश कह दो। ये इतना है तो धनावेश रहेगा, इतना ही ऋणावेश रहेगा, तो दोनों में से एक कैलकुलेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या दूरी दे रखी है, ये दूरी हो गई 5.3 गुणा 10 की पावर-11 मीटर में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके मध्य विद्युत आकर्षण बल कम परिकलन कीजिए। विद्युत आकर्षण बल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, F बराबर क्या होता है KQ1Q2 बटा में R²। ठीक है, इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, 11वीं क्लास में आता है ग्रेविटेशन का चैप्टर। गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, F बराबर G m1 m2 बटा में R²। सिमिलर फॉर्मूला है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबका मान दे रखा है, यहाँ पे आप देखोगे ना तो जी का मान भी दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दे रखा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दे रखा है। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखने में कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य आप बात करो, इसको 1/4πε0 की जगह स्मॉल के रखो, सीधी वैल्यू रख दोगे 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, Q1 Q2 आपको दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है आपको पता है, बराबर होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों का आवेश रख दो। दोनों पर जैसे आवेश रखोगे तो ये देखो यहाँ पे ये रख दिया,
ये रख दिया, दूरी आपको दे रखी है और के का मान 9 गुणा 10⁻9। इसको सॉल्व करोगे तो ये विद्युत आकर्षण बल निकल के आ गया। आकर्षण इसलिए कहा है मैंने, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपका क्या काहे का फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला आ गया गुरुत्वाकर्षण बल का। एफ जी बराबर जी एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान बटा में दूरी का स्क्वायर। ये जी का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, दूरी आपको दे रखी है। तो सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, तुलना करनी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कंपैरिजन करो, तो आपने एफ ई के अंदर एफ जी का भाग दे दिया। जैसे भाग दोगे तो क्या होगा, 16 होके ये, अब एफ जी को इधर गुणा करोगे तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुणा है, ठीक है, इतना गुणा है भाई। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है लास्ट देखो, समान आवेश वाले, समान आवेश मतलब दोनों आवेश कैसे हैं, समान। Q1 बराबर Q2 हो गया, दो धनायन है, Q1 बराबर क्या हो गया, Q2 हो गया। परस्पर कितने बल से प्रतिकर्षित होंगे, समान है तो प्रतिकर्षित होंगे, इतने न्यूटन बल से प्रतिकर्षित होंगे, ठीक है। ये दे रखा है 3.7 गुणा 10⁻⁻9 न्यूटन, जबकि उनके मध्य की दूरी क्या है, 5 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग को आप 10⁻10 से गुणा करके दूरी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे बल आपको दे रखा है, बल और दूरी आपको दे रखी है, तो यहाँ से आवेश का मान ज्ञात कर लीजिए। आवेश का मान ज्ञात कर लोगे तो फिर क्यों बराबर क्या होता है, एन ही होता है, तो एन ही से एन निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे फिर से मैं बात करता हूँ, देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या किया है, प्रत्येक आयन पर आवेश है क्यू कूलाम, तो Q1 बराबर Q2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे नीचे बता रखा है ये Q1 बराबर Q2, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला आपका F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R²। के का वैल्यू है 9 गुणा 10⁻9, वो काम में ले लेंगे सीधी। देखो यहाँ पे क्या किया है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q करके एक बटाओ ये हटाओ, के Q² बटाओ R² हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन बात करें तो क्या होगा, इसकी वैल्यू अपन को यूज करनी है। इसका देखो क्या किया है, वैल्यू अपन को यूज करना है। तो ये बल का वैल्यू आपको दे रखा है, ये के का वैल्यू हो गया, क्यों का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है और दूरी की वैल्यू आपको यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन क्यू की वैल्यू, यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा चैलेंज आप लोगों के लिए आएगा। क्या चैलेंज आएगा कि रूट के बाहर वैल्यूज कैसे निकालें। रूट के बाहर वैल्यूज देखो, 25 बाहर आएगा 5, 9 बाहर आ जाएगा तो ये 3 आ जाएगा नीचे। देखो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, देखो 25 बार आ गया 5, 9 बार आ गया 3। अब ये 3.7 क्या है, लगभग 4 है, मतलब 4 का रूट बार आता है तो लगभग 2 आता है। 4 से थोड़ा कम है तो 2 से थोड़ा कम ले लो, 1.9 आप ले सकते हो ऐसे। मतलब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। रूट के बाहर आप कैसे निकालोगे पॉइंट की वैल्यू को, तो उसको सॉल्व करना आना चाहिए। 10⁻38 है, उस पर रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1/2 से यहाँ गुणा करोगे तो क्या होगा, कट जाएगा, और 10⁻−19 बाहर आ गया, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट, ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3.2 गुणा 10⁻−19 कूलाम, ठीक है। अब क्यू का वैल्यू आ गया, तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, तो यहाँ से एन निकल के आ जाएगा। एन क्या होता है, एन क्या होता है, क्यू अपॉन में ई। तो जैसे ही वैल्यू आप लगाओगे, क्योंकि ये वैल्यू निकाली है यहाँ पे और ई का वैल्यू ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ये अपनी आज की क्लास है, अच्छे से डिस्कस किया है इसको, मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। दौड़ना नहीं है अपन को, जो सीखना है अच्छे से सीखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।